अब आपके पास जो समय बचा हुआ है वो सिर्फ 5 महीने हैं। इन 5 मंथ को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये डिसाइड करेगा कि आपका जेई में कितना रैंक आने वाला है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप अच्छा करते हो तो जेई एडवांस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप मतलब निडर होके खेलते हो। आई बात समझ में? क्योंकि अगर आपका पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अगर आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये तो हो ही जाता है कि मेरा जेई मेन वाला कॉलेज तो मुझे मिल ही गया है। अब मुझे जेई एडवांस के लिए पढ़ना है, और जेई एडवांस के लिए फिर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अटेम्प्ट को अच्छा करें। क्योंकि जेई मेन जनवरी में होने के बाद, जब आप जनवरी का पहला अटेम्प्ट दे लोगे, उसके बाद आपके पास फरवरी और मार्च का जो मंथ है, फरवरी और मिड मार्च समझ लीजिए आप, वो आपका पूरा बोर्ड में चला जाएगा। और अप्रैल और मई, फिर आपके पास 2 महीने बचेंगे जेई एडवांस के लिए। और इन 2 महीने में आप कितना अच्छा करोगे? ठीक है। तो अगर आपने पहला अटेम्प्ट अच्छा दे दिया, ठीक है ना, पहला अटेम्प्ट अगर आपका अच्छा हो गया, तो फिर आप 2 महीने या जो भी 2.5 महीने का समय बचेगा उसमें आप जेई एडवांस की तरफ फुली फोकस्ड हो जाओगे। लेकिन अगर आपका पहला अटेम्प्ट ही खराब हो गया तो फिर आपको फिर पहले अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए जेई जेई मेन देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपके पास 1 महीना बचेगा। ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है कि यार इतने कम समय में मैं कैसे करूँगा, और कई बार इसी डर की वजह से बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप पहले जनवरी जेई जनवरी जो में होने वाला है उसको अच्छा कर लीजिए, ताकि आपके पास 4 महीने मिलें। और क्योंकि आपने तो ड्रॉप लिया है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक अच्छा कॉलेज में जाएं। आप एटलीस्ट आप कोशिश तो कर ही रहे हैं, और करनी भी चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ इन 5 महीने में क्या करना चाहिए अपने को, तो मैं 12th क्लास के हिसाब से बताने वाला हूँ आपको कि 12th क्लास के बच्चे को इन अभी इस समय पे क्या करना चाहिए, और ड्रॉपर वाला बच्चा भी इसके साथ सिंक्रोनाइज कर सकता है। क्लियर? उसके साथ कुछ और अच्छी चीज़ें हैं कि उसके पास स्टडी का टाइम काफ़ी होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो जो 12th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, ठीक है ना, 12th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पास टाइम कितना बचा है? हमारे पास 5 मंथ्स हैं हमारे पास। और इन 5 महीने में हमें क्या करना है, इन 5 मंथ्स के अंदर क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो रिवीजन है ना बच्चों, वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है तो फिर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो रिवीजन आपको बहुत सही तरीके से करना है। अब रिवीजन में क्या है, आपको क्लास 11th को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप क्लास 11th वाले टॉपिक को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब क्लास 11th के टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करेंगे, तो देखिए, अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो जो आपके इंस्टीट्यूट में है और वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, तो आप उन्हें गाइड करिए और जैसे वो बता रहे हैं वैसे करिए। क्योंकि उसके पास उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है फिर कि 11th क्लास के चैप्टर्स को कैसे कैसे करना है। अगर वहाँ आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो फिर आप 11th के चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाइए। क्लियर? क्लास 11th के चैप्टर की लिस्ट रखिए आप, और लिस्ट में क्या करना है आपको, उस लिस्ट के अंदर इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है, इजी टू डिफ़िकल्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है ना? तो इजी टू डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, और सबसे पहले आप इजी चैप्टर करिएगा, क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं आपके लिए जो इजी हैं। क्लियर? उससे क्या होगा कि आप उन चैप्टर्स को बहुत जल्दी कर पाएंगे, और कम समय में आपके ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे। तो साइकोलॉजिकली ये प्रभाव पड़ता है कि यार मैंने 1 महीने के अंदर 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए। अगर आपने कोई बड़ा चैप्टर उठा लिया लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई और, अब वो क्या है, वो आपका पूरा 15-20 दिन ले जाएगा। तो एक चैप्टर को रिवाइज करने में 15-20 दिन निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है कि यार और क्वेश्चन तो एक ही आना है उससे। ठीक है ना? तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले इजी टू डिफ़िकल्ट करें, और एक रिदम भी बन जाएगा आपका। इजी चैप्टर्स आसानी से होते जाएंगे, डिफिकल्ट में आप फंस जाओगे, हो सकता है फिर बीच में ही छोड़ दो, ना कर पाओ। तो ये लिस्ट बना ली। अब आप करीबन करीबन 7 डेज रखिए अपने पास, 6 to 7 डेज। भाई देखो, अगर आप 7 डेज रखते हो तो 11th के ऑन एन एवरेज 12-13 चैप्टर्स होंगे मैथ्स में। ठीक है ना? तो अगर आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स हैं आपके पास, मान लेते हैं हम 11th में। ठीक है ना? फॉर 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास। अब आपने क्या किया, अब आपने इनको ना 7 डेज रखा। 7 डेज एक चैप्टर, यानी 1 वीक में 7 डेज में एक चैप्टर आपको फिनिश करना है। क्लियर? एक चैप्टर। इसके लिए क्या करना है आपको, आप क्लास नोट्स पढ़िए, आपके पास नोट्स हैं तो क्लास नोट्स पढ़िए। अदरवाइज मैं एक एक चैप्टर का वीडियो डालते जा रहा हूँ, 7 डेज के अंदर इंटरवल में डालता हूँ मैं। तो मेरा क्वाड्रेटिक और सिक्वेंशियल सीरीज मैंने खत्म कर दिया, आप वहाँ से कर लीजिए फटाफट फटाफट। 7 डेज में एक चैप्टर खत्म करो आप। 7 डेज में चैप्टर खत्म करने के बाद आपके 1 मंथ में कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे बच्चों? 4। 1 मंथ में आपके 4 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर? और आपके 3 मंथ्स में कितने हो जाएंगे?
अगर आप 3 मंथ्स का टारगेट लोगे तो 3 मंथ्स में आपके 12 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी कि आप 3 महीने में आपका 11th पूरा रिवाइज कर चुके हो एक बार। क्लियर? बात आ गई समझ में? उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी देनी पड़ेगी। तो इतने समय में अगर आप कर लेते हो तो इजीली आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 दिन में एक चैप्टर कर लिया। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बच्चों आपको ना क्लास नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ने हैं जो आपके पास आपने बनाए हैं, वो आपकी सबसे महंगी और सबसे ज़बरदस्त पूंजी है क्लास नोट्स। अगर आप क्लास नोट्स पढ़ते हो तो आप 60-70% तो आप ऐसे ही निकल जाते हो। ठीक है ना, अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं, प्रॉपर किसी टीचर ने पढ़ाया है आपको तो। क्लियर? तो क्लास नोट्स रखिए क्योंकि ये आपका 70% कवर कर लेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उसी जैसे होते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको अब PYQs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। क्लियर? इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे लगाएंगे? तो आप सिर्फ NTA वाले ही सॉल्व करें, सिर्फ NTA वाले। ठीक है, ज़्यादा पीछे ना जाएं आप। क्लियर? ऐसे तो फिर पूरा समय निकल जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। NTA के भी एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चन है ना, वो भी आप बड़ी मुश्किल से कर पाओगे। तो आप लेटेस्ट मतलब पीछे ऐसे जाइए, 2023 के करिए पहले, फिर 2022 के करिए, फिर 2021 के करिए, फिर 2020 के करिए, जहाँ तक आप कर पाते हो, जहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है वहाँ तक। तो आपको PYQs 2023 से स्टार्ट करने हैं और इस तरीके से डिक्रीजिंग नीचे की तरफ जाना है, और एटलीस्ट भाई 2020 तक तो जाइएगा कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बहुत सारे सोर्सेज आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, ये आपका PYQ हो गया। PYQ करने के बाद आपको, ये तो थे हमारे NTA वाले PYQ, आपको कहीं ना कहीं PYQ JEE एडवांस वाले भी करने चाहिए। अब JEE एडवांस वाले कौन से PYQ करें अपन लोग, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे होते हैं। तो JEE एडवांस के आपको 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस पे बच्चों ध्यान देना है। एक कैटेगरी है आपके पास यहाँ पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, एक है सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जिनका एक ही आंसर सही होता है, वो करिए आप। और एक आप न्यूमेरिकल टाइप करिए बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप पहली प्रायोरिटी पे रखिए आप JEE मेन के लिए, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने ये कर लिए तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो ही जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक साथ 2-2 या 3-3 चैप्टर आपके दिमाग में सीधे सीधे स्ट्राइक कर जाएंगे। और एक इसका ये फ़ायदा है कि इसका सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है JEE में। ठीक है ना, JEE मेंस के अंदर JEE एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है कई बार। अगर ऐसा हो गया और आप इतने लकी हैं कि आपकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ गया, तो सोचो आप उस क्वेश्चन को करने में ना आपको मुश्किल से 60 सेकंड लगने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर याद होगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं किया तो आप 1 से 2 मिनट के बीच में तो निपटा ही दोगे, उसको पहले कर चुके हो तो। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट फायदा हो गया, एक तो मेरी BSNS हो गई आपके पास, जिससे आप अगर उसके 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वहां से आप फोड़ दोगे क्वेश्चन। एक आपके पास ये हो गया कि आपने पहले क्वेश्चन किया हुआ है वही आ गया। एक्चुअली इसी को गुड लक बोलते हैं। जो लक होता है ना अच्छा किसी बच्चे का, कि भाई तेरा तो लक अच्छा था। लक अच्छा मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है, वो मेहनत से गुड लक बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बन जाता कि चलते फिरते गुड लक बन गया। आप मेहनत कर रहे हो, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है वहाँ पे, वो इन्वेस्ट वाला टाइम आपको रिटर्न देने वाला है अब, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन वापस आ रहे हैं आपके शिफ्ट में। अब अच्छा लग ये है कि वो आपकी के शिफ्ट में आ गया। आप अगर आप मेहनत करोगे तो माता सरस्वती जरूर आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप मेहनत तो करिए एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, तो PYQ आपको सॉल्व करना है, ये करना है आपको। और ऐसा करने के लिए आपको 7 डेज के आसपास लेना है। अब ऐसा नहीं कि फिक्स 7 डेज ही होने चाहिए। जैसे जो छोटे चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो 3-3 4-4 दिन में भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 2-2 दिन में खत्म हो जाएंगे कुछ चैप्टर। जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया और वो सब देख लिया, अगर आपने फटाफट रिवाइज कर लिया है तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो 2 दिन में, 1 दिन में आपका कॉपी कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन में आप क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है ना, आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिर इसके बाद अब आपका आता है टाइम। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम की। अब टाइम तो किसी के पास है ही नहीं भाई, अपने को सारे काम करने हैं, टाइम कहाँ से लाएं सर? बस यही तो चीज़ नहीं है अपने पास। तो अब चाहिए आपको, टाइम की रिक्वायरमेंट है बच्चों, टाइम की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये टाइम आप 24 घंटे से अलावा तो बना नहीं सकते। अब आप सोचोगे सर सोने का समय कम कर देते हैं हम, सोना कम कर देते हैं, नहीं भाई, ये गलती मत करना। आपका जो स्लीपिंग है, स्लीप आवर्स हैं आपके, स्लीपिंग आवर्स हैं, वो आपके स्लीपिंग आवर्स 7 ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये 6 to 7 आवर्स होने चाहिए आपके, इसमें कोई कटौती मत करिएगा, क्योंकि ये आपके माइंड को फ्रेश करते हैं, बॉडी को एक्टिव रखते हैं। नींद जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नींद के अपने फ़ायदे होते हैं बहुत सारे, साइंटिफिक और
किसी भी दृष्टि से देख लो आप, तो 6 to 7 आवर्स आपको सोना है, और कोशिश करिए इसमें से आप 2 घंटे के आसपास आपको डीप स्लीप आए, क्लियर, जो कि आपके माइंड को एकदम ना रिचार्ज कर दे, ताकि आप कल जब उठो तो आपको चीज़ें याद हों जो आपने पहले पढ़ी हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कम सोना स्टार्ट करोगे, 3 या 4 घंटे सोओगे, तो अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आपने अपने आप को इसलिए तैयार नहीं किया। ये काम तो योगी करते हैं, योगी लोग, ठीक है ना, जिन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जिन्होंने नींद पे काबू किया है, और नींद पे काबू करना एक योग है, और हमने वो सीखा नहीं है। तो आप मत करिएगा ये काम। आप 6 से 7 घंटे सोइए, लेकिन आपके पास टाइम है सफिशिएंट। एक्चुअली टाइम आप निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे? आप इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, उसको बंद करो धीरे धीरे। आप देखो कि आपने ना एक दिन में कितना इंस्टाग्राम चलाया है, कितना फटाफट फटाफट। और यार, ये जो फटाफट फटाफट आप 2 सेकंड 5 सेकंड में ये स्क्रॉल करते जाते हो ना, ये एक तरह का रोग है जो लग चुका है आपको। अब इस बीमारी से बचो आप, ठीक है। इंस्टाग्राम देखना, शॉर्ट्स देख, काम की चीज़ें देखो ना यार, ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें देखो जो आपके जेई में हेल्प करेंगी। समझ रहे हो ना? आप देख रहे हो किसी को डांस करते हुए देख रहे हो, किसी की कॉमेडी देख रहे हो आप, नहीं भाई उसका समय नहीं है अभी, है ना। आप स्टूडेंट हो, आप मत देखो किसी सुपरस्टार पुनी सुपरस्टार वगैरह वगैरह को, ठीक है ना। वो छोड़ दो आप, वो सब बाद में दिख जाएंगे आप, ठीक है। तो अभी तो आपको क्या करना है? अभी तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकालने हैं। अगर आप 1 घंटे के आसपास पढ़ते हो, तो ये माना जाता है कि उसमें से करीबन करीबन 45 मिनट के आसपास, 45 से 50 मिनट के आसपास ही आपका इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकलता है। अब आप इसको ना थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन पे लेके जाओ, 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। उसमें क्या होता है, अगर आप छोटा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए आप इफेक्टिव स्टडी निकाल सकते हो, और वो आप कैलकुलेट करिए कि मैंने कितना समय इसमें लगाया है। अगर आपको अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है मोबाइल फ़ोन की, ये सबसे बड़ा रोग है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये जब तक आपके पास रहेगा और तब तक इस पर मैसेज आते रहेंगे, तब तक ये आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, तब तक ये आपके लक्ष्य आपको अपने आपके लक्ष्य से भटकाता रहेगा। तो एटलीस्ट जब आप पढ़ाई करें तब आप इसे दूर रख दें, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो। अगर आप इससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास ना आए। आजकल तो ऐसी सुविधाएं हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, ताकि डिस्टरबेंस आप खुद से न्योता ना दो डिस्टरबेंस को, कि भाई आओ मेरे पास, मुझे डिस्टर्ब करो, नहीं नहीं। क्लियर? ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टाइम रिक्वायरमेंट, और आपको क्या निकालना है? इफेक्टिव आर्ट्स निकालने हैं इसमें से। इफेक्टिव स्टडी आर्ट्स चाहिए आपको, तो वो आप कोशिश करिए, ठीक है ना। आप इफेक्टिव स्टडी आर्ट्स, इफेक्टिव स्टडी आर्ट्स चाहिए आपको। अब बच्चों में बात करने वाला हूँ, अगला टॉपिक है आपका टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आपका टेस्ट पेपर्स, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टडी इन्वायरमेंट की, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है स्टडी इन्वायरमेंट। देखो, अगर आपको इफेक्टिव स्टडी आवर्स चाहिए और अगर आपको पढ़ना है, तो आपको एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी इन्वायरमेंट बच्चों, ठीक है ना। स्टडी इन्वायरमेंट में क्या है आपका? अगर आप एक ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो जहाँ पे कि बार बार आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, क्लियर, तो आप एक लंबे समय तक या ज़्यादा अपना फोकस नहीं कर पाओगे दिमाग को। तो आपका स्टडी, और देखो हर जगह हर चीज़ के लिए ना एक स्थान होता है। जैसे पूजा करने के लिए मंदिर होता है, वहाँ पे जाके अलग ही फील आता है, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए जैसे स्कूल होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइक कि आपको लगे, अगर आप उस इन्वायरमेंट में चले जाओ तो कम से कम आप 1.5 घंटे से पहले उठ के ना हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पे, लगना चाहिए जब आपके आसपास चारों तरफ जहाँ पे आप पढ़ते हो ना, वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप सेल्फ मोटिवेशन सा मिले कि यार ये तो मैं ख़त्म करके उठूंगा आज यहाँ से, जब बैठ गया हूँ तो यहाँ पे। एक इस तरह का, जैसे अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका एक लोकेशन है, ऐसा नहीं कहीं पे भी बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडियो है, इसके अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैं कहीं पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। आप पूजा करने जाते हो, मंदिर में करते हो, वहाँ एक इन्वायरमेंट होता है अलग तरीके का। आपको पढ़ना है तो आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि डिस्टरबेंस ना हो। और डिस्टरबेंस बाहर का डिस्टरबेंस, और आपको सोशल मीडिया वाला डिस्टरबेंस, आपके फ़ोन जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उन सब से दूर होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं होने चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। आपकी बुक्स, आपके नोट्स सब आसपास होने चाहिए, ताकि आप फटाफट से देखो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आप स्टडी इन्वायरमेंट के बाद ये पहले से डिसाइड कर लो कि यार 1 आवर में क्लास नोट्स पढ़ने वाला हूँ, क्लास नोट्स, और फिर मुझे ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर मुझे ये 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बात बच्चों समझ में? अगर आप ऐसा करोगे ना, तब आप पाओगे कि आप जब आप ऐसा करोगे तब आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है,
ठीक है ना, तब आपको लगेगा कि हाँ आप इफेक्टिवली कुछ कर रहे हो, आपने किया है। अब इसमें अगली चीज़ आती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मार्क करते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें मार्क करो। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उन्हें आपको मार्क करना है। तो ये ऐसे पता लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जिस क्वेश्चन को करते टाइम वो आपसे सॉल्व, देखो दो तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है इजी क्वेश्चन, जो आपने पहली बार अटेम्प्ट किया, सॉल्व हो गया, फॉर्मूला बेस्ड था, फटाफट से हो गया, ठीक है ना। तो एक तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी था आपने कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया और सॉल्व हो गया, तो फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जो आपने आज किया है वो आप कल भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे, अगले दिन भी कर लोगे, ठीक है ना। फर्स्ट, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड टू थर्ड टाइम में होते हैं, सेकंड टू थर्ड टाइम में आप सोचते हो तब जाके सॉल्व होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपसे 2 या 3 बार ट्राई करने के बाद सॉल्व हुए हैं, अब मैं इसमें कैलकुलेशन एरर नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसमें लगा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था जो आपने सोचा अबे और बड़ा तगड़ा है। अगर कैलकुलेशन एरर है तो आप उसे फर्स्ट टाइम में ही रखिएगा। अगर आप गलती से 2+3 को 6 लिख दिया तो उसको फर्स्ट टाइम में ही रखिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपने क्या किया, जो आपका डाउट था जो आपने टीचर से पूछा, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बच्चों ये वाले और ये वाले हैं। टीचर से डाउट जो आपने पूछे वो, और जो सेकंड टू थर्ड टाइम में आप सॉल्व हो रहे हैं वो। तो आप करीबन करीबन 2 से 3 बार तो दो अपने को चांस कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद आप टीचर के पास जाइए, उनसे डाउट पूछिए, फिर उसको ना उस क्वेश्चन के ऊपर उसका हिंट लिख दो, जो आपके पास मॉड्यूल की कॉपी बना रखी है आपने, उसमें उसको हिंट लिख लो, ताकि आप दिसंबर या नवंबर में जब पढ़ रहे हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। रिवीजन आपको इन्हीं क्वेश्चंस का करना है बाद में, ठीक है। नवंबर दिसंबर या दिसंबर के बाद जनवरी के बाद भी जब आप करोगे सेकंड अटेम्प्ट में, तो पहले टाइम पे इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेना, ऐसे ऐसे सॉल्व किए। बात आ गई समझ में, ये हो गया। अगला पॉइंट आता है भाई हमारे पास टेस्ट पेपर्स, ठीक है। इस समय पे बच्चे टेस्ट पेपर्स को स्किप करना बहुत स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और टेस्ट पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते कि वो आपके मार्क्स बता रहे हैं। एक्चुअली टेस्ट पेपर हमें हमारी कमियां बताते हैं, जिन्हें हम ओवरकम करके आप अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ सकते हो। जो जो आपकी कमियां हैं, जो आप यहाँ कर रहे हो वही आप एग्जाम में करोगे, और वो हमें पहले पता चल जाती हैं इससे, पेपर से। लेकिन पेपर दे के चले जाना, ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट है टोटल। पेपर विदाउट एनालिसिस इज जस्ट अ वेस्ट, ठीक है। तो पेपर विदाउट एनालिसिस, ठीक है, विदाउट एनालिसिस इज जस्ट वेस्ट। तो बिना एनालिसिस के आप पेपर अगर दे रहे हो तो उसका कोई भी सेंस नहीं है। आप पेपर दोगे, आप एक जगह पे जाके स्टक हो जाओगे, और आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि एक जगह पे जाके रुक गए हैं, अब उनके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मतलब वो एक जगह पे जाके फंस गए हैं। अगर वो मैथ्स में 70 to 80 ला रहे हैं तो वो 70 to 80 पे ही जाके फंस गए, क्योंकि वो उनके नेगेटिव मार्किंग उतनी है। आज भी वो 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग को, आपको स्किप्ड क्वेश्चंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एनालिसिस ऑफ पेपर पे मैंने कई बार बहुत बार बोला है, और अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा कि पेपर की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, कैसे पेपर में से एक्सट्रैक्ट करके अच्छी चीज़ों को निकालना है जो कि हमारे एग्जाम में काम आएंगी, क्लियर। तो विदाउट एनालिसिस पेपर इज टोटल क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, आपका कोई मतलब नहीं है इसका। तो आप एनालिसिस करिए भाई पेपर की। जितने भी टॉपर्स को मैंने पढ़ाया है, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, IITians हैं, ठीक है ना, वो उन सब ने पेपर की एनालिसिस ज़रूर की है। ओके, तो टेस्ट पेपर दीजिए, और कम से कम 15 डेज़ में एक आपका टेस्ट पेपर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए 15 डेज़ ठीक है, बाद में आप 7 डेज़ में कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो 15 डेज़ में एक टेस्ट पेपर मेरे हिसाब से रहना चाहिए आपका। तो आप 15 डेज़ में एक टेस्ट पेपर दो और उसकी एनालिसिस ज़रूर करो, ठीक है ना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका। ओके, बात आ गई समझ में। अब टेस्ट पेपर की बात आता है आपका यहाँ पे। टेस्ट पेपर हो गया आपका, ये हो गया। आप जो आपका समय है, जैसे आपके पास कोई ऐसा टाइम है जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, उस समय पे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब कोई भी एक ऐसा ड्यूरेशन, जैसे मान लेते हैं ड्यूरेशन है कोई भी ऐसा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 6 से 7, 6 से 7 के बीच में आपके घर या आपके स्टडी इन्वायरमेंट पे आप पढ़ नहीं पाते हो, उस समय पे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं आप 6 से 7 कोई गेम खेलते हो, उसके बाद फिर आप आके पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि बॉडी थकी होती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, मान लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे 30-40 मिनट हैं जिस समय पे आप नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो टाइम है इसको पढ़ाई में यूटिलाइज कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स बना के। जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो उस टाइम स्पेन के अंदर जो कि आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो पढ़ाई के लिए। समझ में आई बात। तो उस समय पे क्या है, शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, तो लास्ट में ये बड़ा काम आते हैं ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, किस टाइम पे बनाने हैं आपको समझ में आ गई ये बात।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों, शॉर्ट नोट्स का हमारा काम हो गया, टेस्ट पेपर का हमारा काम हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मार्क कर लिए हैं, स्टडी इन्वायरमेंट बना दिया, क्लास नोट्स हो गया, रिवीजन की स्ट्रेटजी आपने बनाई ली है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, रिवीजन करते टाइम ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो पूरा टाइम आप 11th पे ही लगा दो, आपको 12th को साथ में लेके हुए चलना है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको एक चैप्टर के लिए 7 दिन दिए हैं, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अदरवाइज इतनी टाइम और जल्दी हो जाता है रिवाइज तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका वो किस तरीके से होना चाहिए। तो जो 70% टाइम है आपका, 70% टाइम है वो अप्रोक्स आपका करंट टॉपिक पे जाना चाहिए, करंट टॉपिक्स जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज ये आपका बैकलॉग बन जाएगा फिर से। और बाकी का जो 30% रिमेनिंग टाइम है वो आपका रिवीजन पे जाना चाहिए, या फिर कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो उस पर। क्लियर, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम है, आप धीरे 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 कर लोगे, ये जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन करंट टॉपिक छूट गया तो वो फिर से आपको प्रॉब्लम करेगा, फिर आप वहाँ जाओगे, फिर से इसको रिवाइज करोगे, उतना ही समय दोगे। तो 70% टाइम आप अपना करंट टॉपिक को दीजिए, जो भी आपका क्लास में चल रहा है उसका होमवर्क पहले करिए, फिर आप 30% टाइम जो बचता है आपका उसको रिवीजन में दीजिए। अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए यार, इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब आपको अपने नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। मैं आपको 50 बार पढ़ा दूँ कुछ नहीं होने वाला भाई, अब मेरे एक बार पढ़ाने के बाद आप 3 बार सेल्फ स्टडी कर लो, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। बजाय कि मैं आपको पढ़ाते 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 रहो, समझ में आई बात। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है वो आप देख लीजिए यार, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहते हो आप, ठीक है। यूं ही हम लोग मतलब रिवाइज करा देते हैं, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक डाला, अब मैंने क्वाड्रेटिक को 3.5-4 घंटे में रिवाइज करा दिया तो लो खत्म हो गया आपका। अगर आप पूरे दिन में 2 इंटरवल निकाल लेते हैं टाइम के, एक मॉर्निंग का 1.5 घंटे का, एक इवनिंग का 2 घंटे के आसपास का, तो आपका क्वाड्रेटिक रिवाइज हो जाएगा, थ्योरी वाइज और क्वेश्चन वाइज, ठीक है ना। इसी तरह सीक्वेंस सीरीज रिवाइज हो जाएगा आपका, इसी तरह बाइनोमियल रिवाइज हो जाएगा। और अभी तो मैं आप लोगों के लिए ना 1 आवर और उससे कम समय के माइंड मैप्स लेके आ रहा हूँ, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं माइंड मैप्स के जरिए आपको बताऊंगा, पूरा चैप्टर थ्योरी वाइज पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा आपको बहुत जल्दी, 1 आवर के अंदर, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, लास्ट में जाके आपको 1 आवर फटाफट से वो देखना है। अब आप उसे कभी भी देख सकते हो चलते फिरते, क्योंकि देखो आप ना पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, आपने दूसरी बार रिवाइज भी कर लिया है। अब आप जो फॉर्मूले आपके दिमाग से निकलेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो आप सुनते हुए भी जाओगे ना, कहीं ट्रेवल कर रहे हो सुनते हुए जा रहे हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो ये आपका हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भाई, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हो गया। अब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, जो भी आपको दिक्कत आती है इनमें वो अपने टीचर से पूछिए, उनसे सलाह लीजिए। अगर आपको कभी मेरी हेल्प लगे तो आप मुझे मैसेज करिए, यहाँ पे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। अब आप बोलोगे सर आप ही इंस्टाग्राम को प्रमोट कर रहे हो, नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके डाउट को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, मैं चलाने की, मैं रील्स देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे आपको अवॉइड होना पड़ेगा। आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है ना, जो भी आपके डाउट्स आते हैं। तो ये रहेगा हमारा, ये हमारी स्ट्रेटजी है। बाकी एक एक टॉपिक में मैं अलग से और बात करूँगा, फिलहाल ये मैंने आपको समराइज़ करके बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप अच्छा करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे उन सबको आप फॉलो करेंगे। बस भाई इन सबको फॉलो करिए, अच्छी रैंक लेके आइए, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जीवन में कामयाब हो जाएं। और अगर इसमें मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहेगा तो मतलब ये मेरे लिए एज अ टीचर, एज अ मेंटर बहुत बहुत ही प्राउड की बात होगी कि कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट आज आईआईटी में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है। तो बस मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ सरस्वती माता से कि आप के साथ जो हो अच्छा हो, ठीक है, आप आईआईटीएन बने, आप आगे कामयाबी की तरफ चलें। तो बस यही मेरी प्रार्थना है। और बाकी रिवीजन के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप मुझे बताते जाइए, मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा, ठीक है। बाकी रिवीजन सीरीज़ हमारी चली रही है, ठीक है, हर संडे टू संडे हम कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर को ख़त्म करते चलें, हर संडे टू संडे। बस आप प्यार देते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की तो क्या ही बात है, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।